गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इजी फिजिक्स और हमारे कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। और जो CU/CET और DU यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए जो रेगुलर वीडियो सीरीज चल रही है, आज हम वेव ऑसिलेशन को लगभग ख़त्म कर देंगे। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, LCR सर्किट है, कपल्ड ऑसिलेटर है, और जो लास्ट में पोलराइजेशन टाइप का जो टॉपिक है, आधा हम यहाँ करेंगे, आधा AD के अंदर करेंगे। जितना यहाँ पर रिलेटेड है उतना ही यहाँ पर हम कर लेंगे, बचा हुआ वहाँ पर कर लेंगे। और इससे पीछे जो हमने ऑसिलेशन पढ़े थे वो कपल्ड विथ, उसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट था और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्प्रिंग मास सिस्टम, वो सब आपको मैंने बता भी दिया और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। और कुछ प्रॉब्लम आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर डाउनलोड करके भी कर सकते हो। अब आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो LCR सर्किट है। देखो, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, इसको सीरीज में भी लगा सकते हैं और इसको पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो LCR सर्किट है, वैसे 12th में आप लोगों ने पढ़ाई है। इनके अंदर बेसिकली फंडा क्या होता है कि चार्ज आगे रहता है π/2 एंगल, कभी करंट आगे रहती है, कभी वोल्टेज पीछे रहता है, ऐसे करके एक फेजर डायग्राम भी बनता है ना। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन चार्ज की होगी, क्योंकि इसके अंदर जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसका हो रहा है, चार्ज का, और उनकी वजह से करंट की भी टर्म आती है। और ये देखो, इसकी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे लिख रखी है, और आप किरचॉफ लॉ भी लगा के कर सकते हो। जैसे कि ये तो टोटल वोल्टेज सामने आ जाएगा और इन तीनों का V = IR हो जाएगा, और यहाँ पर dQ Q = CV, ऐसे करके इक्वेशन ऑफ मोशन बना रखी है मैंने, ठीक है। अब इसके जो रिजल्ट होते हैं कि भाई इसकी इम्पीडेंस कितना होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और इसमें वो एंगल कितना बनता है, वो बस सीधे फॉर्मूले है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। तो आप मतलब कि ऐसे देखिए तो LCR सर्किट का जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो पूछते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो लगभग कोई याद है 1/2π√LC। L और C देते हैं, कई बार F दे देते हैं, कई बार L पूछ लेते हैं, कई बार C पूछ लेते हैं। ऐसा करके इजी क्वेश्चन आता है, और मैं भी नहीं भी आए, कोई इतना श्योर नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, वो PDF के अंदर मैं आपको लिखे हुए हैं, आप PDF में डाउनलोड कर लेना। बेसिकली जो ये LCR सर्किट है 2 टाइप का होता है, बस हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एक तो होता है सीरीज और एक होता है अपना पैरेलल। जो सीरीज के अंदर होता है L, जो मैंने बोर्ड पे बनाया था LCR, और पैरेलल के अंदर L और C ऐसे लगा दो, और आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दो किन्हीं को भी, और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दे दो। तो इनके जो रिजल्टेंट फॉर्मूले, वो जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पूछते हैं, इसके अंदर तो होती है ω0² = 1/LC, और जो Z होता है सबको पता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। फिर कई बार रेजोनेंस पे क्वेश्चन, चलो नसीब अच्छे होंगे आप लोगों के, तो रेजोनेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा। रेजोनेंस किस कंडीशन पे होता है, जब XL = XC होता है, तब ये वैल्यू लगभग 0 हो जाती है, और Z क्या जाता है R। और उस केस को, रेजोनेंस केस को हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब कि ये उस टाइम में ये दोनों लगभग क्या होते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और जो सर्किट काम करता है एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम। तो जो रेजोनेंस कंडीशन होती है XL = XC पर, उस टाइम पूरा जो अपना सिस्टम होता है वो एज ए रेजिस्टिव बिहेव करता है। और जो पैरेलल LCR सर्किट होता है, उसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो फॉर्मूला होता है वो 1/LC - R²/L² की रूट, बस इतना ही फॉर्मूला है। यहाँ से ज़्यादातर या तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, मतलब कुछ 2-3 पैरामीटर देंगे, एक पूछ लेंगे L है, C है, R है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, या फिर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और आपको फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप F = 2πf, ω = 2πf करके वो भी निकाल लेना। वो सब बाद की बातें हैं, और क्वेश्चन में देख लिया करो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये छोटा सा 2π का फैक्टर रहता है, या तो डिवाइड लगता है या मल्टीप्लाई होता है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो कपल्ड ऑसिलेटर है, और ये सबसे अच्छा टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन भी बड़े मतलब कि कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। देखो, इस बार क्या किया है, 2 मास को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया, और इसका जो ऑसिलेशन होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, इसका ऑसिलेशन ज़रूरी नहीं केवल ऐसे ही हो, इसमें वेरिएशन है, उसमें हम आगे बात करेंगे। पहले इसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो लिखने की हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे लिखते कैसे। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने मास होते हैं ना उतनी काइनेटिक एनर्जी की टर्म होती है, ठीक है। 1 और 2 मास है, समझ लो ये भी m है और ये भी स्मॉल m मान लेते हैं, m1 m2 मान लो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, एक तो 1/2m v² होता है ना, तो यहाँ x है, और हम वो आप लोग जानते हो dx/dt, ये होती है आपकी वेलोसिटी, और इसको x डॉट भी बोलते हैं। तो 1/2m1 x1 स्क्वायर + 1/2m x2 ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी टर्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म देखो, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म
पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या हो जाएगी, एक तो देखो स्प्रिंग वाला, इस स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लो, तो 1/2 के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और देखो ये हाइट रही, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाली हाइट से एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mg। अब h अपने को ये देखो ये कितनी होगी, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 हो जाएगा। ये 90 के सामने क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण, थीटा के जैसे सामने परपेंडिकुलर लंब, ये बच गया आधार। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हाइट ये हो जाएगी l cos थीटा, l cos थीटा। तो देखो माइनस mg l थीटा 1 और थीटा 2, तो कितना हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ये तो हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, और यहाँ ये ऐसे फैलते हैं ऐसे सिकुड़ते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि जो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, मैं 3 नए डायग्राम बना रहा हूँ और सीधे उनके रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़्यादा उलझना नहीं चाहते, हम रिजल्ट पे बातें करनी है, लेकिन हम कंसेप्ट भी समझ लेंगे साथ साथ में। देखो इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में दिक्कत आती है कि x1 माइनस x2 लिखना है कि x2 माइनस x1। तो ज़्यादा देखो यहाँ पर देखो इसके अंदर ये ओरिजिन से इधर जा रहा है, so मतलब अपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इधर आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा x1। तो इस केस में x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब इस केस में देखो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है और ये उधर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आप x2 माइनस x1 के 1/2 ऐसे करते हो ना। तो ये चीज़ें आप देख लिया करो कि वो ओरिजिन से किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, x1 भी इधर है और x2 भी इधर है, तो इसमें तो आ जाएगा x1 प्लस x2। और इसके अंदर देखो x1 इधर है x2 इधर है, तो x1 माइनस x2, और उसमें x2 उधर है x1 इधर है, तो x2 माइनस x1। ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको आप कैपिटल x से नाम दे सकते हो। अब है इसके जो फ्रीक्वेंसी के मोड होंगे, आप तो उसको क्या करके टंगा के छोड़ दोगे, तब वो कि इनमें से कोई सी भी पोजीशन के अंदर आ सकता है। तो हम तीनों के लिए इसकी जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। पहले के अंदर ω1 = ω0 = √G/L, और इस केस के अंदर ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी के जो मोड होंगे वो बस 2 ही है, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा डैश। एक के अंदर जो अपना बेसिकली जो नॉर्मल फंडा होता है √G/L, और एक के अंदर ω0² 2k/m, और उसके अंदर भी सेम ही रहेगा। और ये ω0 की वैल्यू यही यूज करनी है यहाँ पर G/L और वहाँ पर भी G/L। बस यहाँ बस इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया होता है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालो, यहाँ फर्स्ट वाइब्रेशनल मोड सेकंड वाइब्रेशनल मोड यही है, इस वाइब्रेशनल मोड यही है, आप फर्स्ट सेकंड समझ जाओगे। और थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लिया करो तो पूरा आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए। हमें यहाँ पे फॉर्मूले और कंसेप्ट डिस्कशन करने होते हैं इसलिए। ठीक, अब ये हो गया कपल ऑसिलेटर। अब इसके अंदर देखो 2-3 और अलग अलग एग्जाम्पल है, थोड़ा उन पर भी डिस्कशन करते हैं हम। ये देखो कपल ऑसिलेटर के हमने 2 और एग्जाम्पल लिए हैं, ये ओरिजेंटल है ये वर्टिकल है। तो यहाँ पर इसके अंदर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले और बीच वाली का K ली है, और यहाँ पर भी K ले लो, K1 K जो जैसे दे दे वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर देखो इस केस में एक स्लोअर मोड होता है एक फास्टर मोड होता है, दोनों के 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, और इसके अंदर भी सीधे फॉर्मूले हैं। बोर्ड पे मैं इस बार नहीं लिख रहा क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा होता जाता है, और ज़्यादा लंबा वीडियो फिर ऐसे अजीब सा लगता है लोगों को कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे ऐसे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो मैं इस बार नहीं लिखवा रहा। फॉर्मूले हैं क्वेश्चन के अंदर आपको, और ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो फॉर्मूले ही पूछते हैं कि बताओ इस केस में रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको फॉर्मूले ही याद करके जाने हैं। ठीक है, आप देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है किसी चीज़ को किसी सिस्टम को समझने के लिए, आपको अगर ये आइडिया लगने लग जाए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आप मतलब कि फिर आपको डील करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। अब आप कंफ्यूजन रहते हो कि ऐसे क्वेश्चनों में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और कोई तीसरे ग्रह की बातें ना पूछ ले, ऐसा नहीं होता। ये लिमिटेड टॉपिक है, यहाँ से लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं हर बार, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं, और फॉर्मूले के अंदर वेरिएशन आपका दिमाग काम करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग नज़र रखो कि क्या क्या हमें दिया हुआ था, वहाँ पर वो यहाँ की वैल्यू रख देते हैं और वो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, पहले इतना था बाद में कितना हो जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा और 4 गुना घट जाएगा। ऐसी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी चाहिए, और वही आपको बताती है कि आपको थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आने लग गई है। एक और टॉपिक मैंने कंसिडर किया है, रिड्यूस मास। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या होता है, कब यूज होता है।
देखो रिड्यूस मास काम लेते हैं जब हम टू बॉडी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो। टू बॉडी प्रॉब्लम कहने का मतलब होता है जैसे कि एक स्प्रिंग यहाँ, एक मास यहाँ पर और एक मास यहाँ पर अटैच हो, कैपिटल M हो मान लो, और जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है, सन और अर्थ सिस्टम है, जितने भी टू बॉडी प्रॉब्लम होती है उनको कन्वर्ट करते हैं वन बॉडी प्रॉब्लम में, फिर उसको डील किया जाता है, क्योंकि टू बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करना इतना आसान नहीं होता। तो उस केस में हम रिड्यूस मास यूज करते हैं। रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। 11th के अंदर भी आप लोगों ने देखा है। देखो जैसे सन और अर्थ की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। सबको पता है मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो म्यू इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बट्टा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट्टा मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप नीचे से मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लिया, 1 प्लस m अपॉन m p। देखो ये टर्म लगभग फिर क्या हो जाएगी, कैंसिल, टेंड्स टू खत्म। तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, बच गया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या हुआ, टू बॉडी प्रॉब्लम के अंदर हमेशा लाइटर पार्टिकल होता है ना, उसको ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसका ही मास कंसिडर किया जाता है। सेम प्रॉब्लम अपने अर्थ और सन सिस्टम के अंदर में भी हम यहाँ मास ऑफ अर्थ ही ज़्यादा यूज करते हैं। टू बॉडी प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस मास यूज करते हैं। कई बार वैल्यू दे रखा हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू पुट करो कुछ रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब आइडियली यूज करते हो तो आप हमेशा ध्यान रखना रिड्यूस मास के अंदर हमेशा लाइटर पार्टिकल का यूज करना है। ठीक है, ये लगभग टॉपिक हो गया अपना। अब जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रोल होता है, प्रोपोगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, उनकी एनर्जी कैसे होती है। उसके बाद सीधे फॉर्मूलों पे हमें, और सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग वेक्टर जो क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसकी बात हम करेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक मॉडल के रूप में भी दूंगा, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेड कलर के सिंबल दिख रहे हैं और एक ब्लू कलर के हैं, रेड और ब्लू। जो रेड कलर का है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, और जो ब्लू कलर का है वो आप मैग्नेटिक फील्ड मान लो, या दिया हुआ है वैसे समझ लो। तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे आपको, है ना। एक ऊपर जा रहा है तो एक इधर अंदर की तरफ, फिर वो मोड चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों एक्सिस पे घूम रहे हैं और वेव एक डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि वेव का प्रोपोगेशन एक एक्सिस में होता है, और वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक एक्सिस में वाइब्रेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी तीसरे एक्सिस पे। कहने का मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन एक तो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, और जो बच गई 2 इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट वो किस डायरेक्शन में, वो आप क्वेश्चन में भी दिया हुआ होता है, और वैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि कई बार एक चीज़ और होती है, जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन की होती है, मतलब के प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, या कहूँ तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ना, एक तो वो प्रोपोगेशन वेक्टर होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका पोलराइजेशन किधर है। पोलराइजेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट्स में भी आपको खास तौर पे हाईलाइट करके मिलेगी, इस बात पे आप ध्यान रखना। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आते हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो मैं करके दिखाऊंगा, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, वो आपको आनी चाहिए। और मैक्सवेल इक्वेशन में आज हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी डिस्कशन करेंगे, वो भी ज़रूरी है। ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ बी, कर्ल ऑफ ई ऑफ कर्ल ऑफ बी। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ क्या है। देखो एक तो ये टर्म और एक है ये टर्म। डी इक्वल टू होता है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ई। तो एप्सिलॉन नॉट ई को मैं लिख सकता हूँ डी। ठीक है, ये वाली जो टर्म होती है, ये वाली टर्म ये होती है अपने किसकी, जे डी की, डिस्प्लेसमेंट करंट। और करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होती है वो आप ध्यान रखना, कभी भी काम आ सकता है आपको। ये जे
अपने जो कंडक्शन करंट और ये क्या हो जाएगी अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट। बस ये इतना सा एक छोटी सी बात थी, ध्यान रखना। और ज़्यादा इतना डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट अभी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि कैसे फ्लो होती है, क्यों होती है, वो नहीं। एक देखो एक चीज़ और होती है, एक तो आपको पता ही होता है वेलोसिटी कितनी होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो वैक्यूम या कोई फ्री स्पेस के अंदर है। जब कोई मीडियम हो तो आप यूज़ करो 1/√μ और एप्सिलॉन, और म्यू इक्वल टू पता है म्यू नोड म्यू आर, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। बाकी इसका जितना भी जो ट्रीटमेंट है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ तो आपको ओवरऑल लास्ट में एक चीज़ मिलेगी नोट्स के अंदर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √μ r एप्सिलॉन r। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आप डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेना, नोट्स के अंदर किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की तरफ और थोड़ा पॉइंटिंग वेक्टर उनकी तरफ चलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अब जो ये बचा हुआ सेशन है उसमें हम कुछ 2 4 5 एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, देन ईएम वेव प्रोपोगेशन अलोंग। देखो अगला कह रहा है कि जो देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है एक फॉर्मूला होता है B = K×E/C, और उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो J कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड है वो I कैप में है। अब इसकी वैल्यू पूछिए कि K मैंने आपको बताया था प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, मतलब K वो वैल्यू बताता है जिधर वेव जा रही है, ठीक है। तो देखो अब आप किस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको I कैप मिलेगा, सोचो। माइनस का J कैप, देखो माइनस का K कैप, सॉरी माइनस J, देखो यहाँ पर कर लो माइनस K कैप क्रॉस J कैप। K क्रॉस J क्या होता है, K क्रॉस J वो होता है माइनस I कैप, और माइनस माइनस प्लस, तो हमें प्लस I कैप मिल रहा है ना यहाँ पर। समझ गए बात आप, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आता है, B वेक्टर इक्वल टू K वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपॉन C, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है अपने पास, मैं पढ़ देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हमें यहाँ पर, देखो E = E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी इन डायरेक्शन J कैप इज गिवन बाय। अब हमें इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो यहाँ मैंने सोल्व कर रखा है, 2 मेथड है वैसे, एक तो ये रहा, आप इससे कर लो। मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है, कर्ल ऑफ E = -ΔB/ΔT। पहले सबसे पहले आप इसका कर्ल निकालो। मैं आपको सिंपल ट्रिक दे देता हूँ, देखो I कैप J कैप K कैप ∂∂x ∂∂y और ∂∂z। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, J कैप में ना, 0 यहाँ पे जो वैल्यू है वो, और ये भी 0। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, मैट्रिक्स है उसके बराबर में ये रख देना। उसके बाद B निकालना ना, तो एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी कर देना, आपको जो भी 4 ऑप्शन में एक आंसर है मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आप विंडो में देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गिवन E की वैल्यू दे रखी है I कैप और K कैप डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R एंड A, मतलब कह रहा है कि आप एक तो परमिटिविटी एप्सिलॉन R या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकता हूँ, और एक A की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों निकाल रखे हैं। देखो ये जब भी आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकलाए ना, तो हमारे ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है कि K वेक्टर डॉट E वेक्टर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। अब देखो K की वैल्यू ये रही, ये डायरेक्शन K नोड I कैप प्लस √3 K कैप, और डॉट E वेक्टर ये रहा अपने E की डायरेक्शन I कैप प्लस A K कैप, ये मैंने लिख दी है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लिया और A की वैल्यू आ गई -1/√3। अब देखो अब हमें ये निकालना है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R ये देखो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू कितना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालना मैं आपको यहाँ से सिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो आप, वहाँ पे सोल्व किया हुआ है। देखो सबसे पहले मोड K निकालोगे आप लोग, कितना आएगा, मोड K आ जाएगा √1 + 3, ये जो भी वैल्यू आ रही है 1 + 3 कितना आ जाएगा 2। अब देखो हमें पता है ओमेगा इक्वल टू K × C होता है, लेकिन हम C की जगह क्या यूज कर लेते हैं V, क्योंकि कोई मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो ओमेगा इक्वल टू K की वैल्यू कितनी आ गई 2,
और सी की जगह हम लिख रहे हैं वी। और वैसे ओमेगा इक्वल टू के सी भी अलग यूज कर लेते हैं, के इंटू सी। तो देखो, और यहाँ पर ये एक के है, ये के से के कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2v, या फिर v इक्वल टू कितना आ गया c/2। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी c/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन r इक्वल टू 2, यहाँ से एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में।